कोटा में जो होता है वो हम्म। कोटा वालों को भी कोचिंग माफिया कहा जाता है। हाँ देखिए संजय जी, है बाय एंड लार्ज तो माफिया ही कहेंगे आप इसे, क्योंकि हम्म, सपना बेच के बच्चों से और माँ बाप से पैसे निकलवा रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि बच्चा सिलेक्ट होने वाला नहीं है। अब ये जो कोटा जैसे सेंटर है, वहां पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये साइंस वालों के साथ भी है, बाकियों के साथ भी है, कि वहां पर कुछ बच्चों को 2-3 महीने में समझ आ जाता है कि यार हमारे बस का नहीं था, हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब कुछ जिन्हें लगता है कि माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसा दिया है, वो एडमिट करके वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो ये चीज नहीं सोचते हैं, प्लस जो एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, जिन्हें पता है यार पैसे वैसे की चिंता नहीं है, वो फिर वहां पर जिसे हम आम भाषा में लौंडियाबाजी बोलते हैं ना, कि वो लड़के लड़कियों वाले चक्कर में वहां पड़ जाते हैं। तो वो लड़कियां और लड़के इस रास्ते पर चलते हैं, जो फिर उसके बाद अबॉर्शन वाली प्रॉब्लम आती है, एसटीडी वाली प्रॉब्लम आती है। ये एक अलग तरह की बीमारी है जो कोटा जैसी जगह पे और देखने को मिलती है, क्योंकि अब इनके पास वो तो समझ आ गया कि यार ये अपने बस का है नहीं, जेई हमसे क्रैक होने वाली नहीं है, तो अब सिंस वी आर हियर तो लेट अस एंजॉय। तो फिर वो उन चक्रों में पड़ जाते हैं। और वो एक और ऐसी एडिक्शन है, एक इस तरह का एक और, क्या बोलूं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोल सकते हैं उसे, कि उसमें बच्चे फंसकर अपना भी सत्यानाश करते हैं। इसमें स्पेशली लड़कियों का ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्यों इनिशियली तो सोचते हैं किसी को नहीं पता चलने वाला, पीजी में रह रही हैं, लेकिन वो मैंने देखा है कि बाद में पता लग जाता है। जैसे वापस आती हैं, 2 केस तो मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका हूँ कि वहां पर थी लड़कियां, नहीं सक्सेसफुली वापस आ गई। तो उसके बाद एक की एंगेजमेंट हुई, तो थोड़ा सा वो परिवार वाले थोड़े एक्टिव थे, उन्होंने देखा, उन्हें पता लग गया कि इसका वहां पर पास्ट कैसा था, तो उसकी एंगेजमेंट टूट गई। एक का भी डिवोर्स अभी चल रहा है प्रोसेस उनका, क्योंकि जो उन्होंने वहां पर किया था वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो उनके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ जाती है उसकी। लड़के निकल जाते हैं, मतलब उन पे उतना ज्यादा वो एलिगेशन नहीं आता, लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाता है। हाँ ये और थोड़ा, और वो ड्रग्स वगैरह का भी शुरू हो जाता है इशू कई जगह पे। तो ड्रग्स वाला भी मुझे कोटा का नहीं पता, इधर तो मैं देख रहा हूँ जो दिल्ली से ऊपर वाले जो सेंटर्स हैं, यहाँ तो ये प्रॉब्लम बहुत है। लड़के आते हैं। अब पंजाब में क्या है, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत हो गई है, आधा किला बेचा, 1 किला बेचा, वो बहुत हो जाता है। तो लड़के आते हैं, सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, सिगरेट पीनी। अगर आपकी क्लास में बच्चा नहीं आके बैठा कोचिंग में, तो आप अपनी खिड़की से नीचे नजर मारोगे तो सामने वाले खोखे पे वो सिगरेट पी रहा होगा। सिगरेट से उसे चिट्टे पे, स्मैक पे, कोकीन पे प्रोग्रेस करने में बाय एंड लार्ज 6 से 8 महीने लगते हैं। उसके बाद फिर वो उस लत में फंसता है। अब घर से पैसा निरंतर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो लड़कियां हैं, उन्हें जब वो शहर की हवा लगती है, तो आती तो सलवार कमीज में है, धीरे धीरे कपड़े छोटे होने शुरू होते हैं, फिर वो स्पेगेटी में आ जाती है, निक्कर में आ जाती हैं। रात को 12 बजे 1 बजे वो सड़कों पे घूम रही है, क्योंकि देखने वाला कोई होता नहीं वहां। और फिर जब इतना फ्री टाइम होता है, इतना फ्री एटमॉस्फेयर होता है, तो वहां पर ड्रग्स में लड़कियां भी फंस रही हैं। और एक बार ड्रग्स में फंस जाती हैं, फिर उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होना होता है वो भी शुरू हो जाता है। वैसे तो अपने आप भी करवाने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन कुछ का एक्सप्लॉयटेशन फिर थोड़ा ज्यादा गंदे ढंग से होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ तो मैं देख रहा हूँ। अब उधर कोटा वाली साइड का मुझे इस बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। कोचिंग सेंटर्स आपकी तरफ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा वगैरह में भी खूब है। बहुत है, खूब सारे हैं। और आसपास के बच्चे आते ही हैं वहां पर, और सपने लेके, माँ बाप तो सपनों के साथ भेजते हैं, कुछ आते भी सपने के साथ हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो सपने टूटते हैं और बहुत बुरी हालत में जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक ट्रेंड जो ऐसे सेंटर्स में हमेशा होता है, जब एग्जाम की डेट पास आ जाती है, उससे 15 दिन 20 दिन पहले एक सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, विस्परिंग शुरू होती है कि पेपर मिल रहा है, पेपर मिल हाँ रहा है। ये तो हाँ, साहब ये आजकल तो बड़ा हॉट टॉपिक है, मैं तो ये 25 साल से देख रहा हूँ। तो अच्छा उसमें, अच्छा अच्छा, हाँ 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 बताएं जी, थोड़ा सा।
हाँ जी, हाँ। तो अब उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, क्योंकि चंडीगढ़ सेंटर में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ सब जगह से आते थे आस-पास से। तो उन्होंने अप्रोच करना कि सर हमने सुना है कि ऐसा हो रहा है। तो अब मैं तो मना कर देता भैया ये तो सबसे बड़ा ट्रैप है, इसमें मत फँसना। लेकिन उन्हें लगता क्या, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, उन्हें लगता है यार कि अगर मुझे 10 लाख देना पड़ रहा है और मेरी बच्ची एमबीबीएस में घुस जाएगी, तो इट्स वर्थ गिविंग। तो किसी और ऐसे टाउट्स घूम रहे होते हैं। कुछ एरिया होते हैं, कोचिंग एकेडमीज़ जहाँ पर कंसंट्रेटेड होती हैं, वहाँ पर ऐसे दलाल घूम रहे होते हैं। उन्हें पता है पेरेंट, और उनकी नज़र बड़ी पैनी होती है, वो देख लेते हैं ये अब आ रहा है, ये कौन-सा महीना चल रहा है, अच्छा अब इनकी सेब वाली फसल निकल चुकी है, अब इनके पास पैसे हैं, अब ये आया, अब ये मुर्गा फँसेगा। तो उन्हें कहीं से पता लगता है कि पेपर बिका हुआ है। हाँ जी, बिका हुआ है। अच्छा, अब जो पेपर कोई देने वाला होगा, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो तब तक नहीं आएगी जब तक पेपर देने बैठ नहीं जाएगा बच्चा। उससे पहले पेपर उन्हें दे दिया जाता है, और डिपेंडिंग ऑन के सामने वाले से कितने निकलवाए जा सकते हैं, वो 30,000 से लेकर 30 लाख तक कहीं भी मामला पड़ता है, वो पैसे ले लेते हैं। फिर जब पेपर देने बच्चा बैठता है, तो पता लगता है ये तो क्वेश्चन थे ही नहीं। उसके बाद अब क्या होता है, पेरेंट्स कैच 22 में फंस जाते हैं कि अगर हम बताएंगे तो हम भी धरे जाएंगे, नहीं बताएंगे तो पैसे गए। तो इस मामले में हर बार क्या हो रहा था, हर साल 2-3 पेरेंट्स को मैंने देखे हैं फंसते हुए। थाने में पहुंचेंगे, अच्छा फिर थाने में भी अलग सिस्टम बना होता था, उन्हें भी पता था कि ये वो वाला सीजन आ गया जब ऐसे मुर्गे फंसने वाले हैं। तो डराया जाता था एफआईआर होगी, 420 ये वाले केस लगेंगे, फिर वो माँ बाप और पैसे देते थे। तो ये एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना हुआ था। पेपर जेन्युइनली लीक बहुत रेयर होता था, लेकिन इस चक्कर में जो फेक पेपर लीक होता था उसमें बहुत पेरेंट्स फंसते